हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेस सीए इंटर के सिनेरियो नंबर 1। यस, देयर आई विल बी टेलिंग यू कि कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए एंड कौन कौन से कंसेप्ट आपको रिकॉल करने हैं। ट्रस्ट मी, जो जो कंसेप्ट इसके बीच में आ रहा है वो कंसेप्ट हम अच्छे से लर्न करने वाले हैं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं स्टार्ट। एंड यस, चलिए, क्या बोल रहा है मिस्टर शशिकांत एजेड 45 ईयर्स। तो शशिकांत की एज कितनी है? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स है क्या? 45 ईयर्स उनकी एज हमारे लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है टेक्स्ट में कि वो क्या सीनियर सिटीजन है या अदर देन सीनियर सिटीजन है। तो क्या बोलता है? लेस देन 60 की एज जिसकी भी होती है, लेस देन 60 ईयर्स की एज जिसकी भी है, ही इज ए पर्सन हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो नहीं है, 60 से अबव वाले सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है? मिस्टर शशिकांत एजेड 45 ईयर्स इज एन इंडियन सिटीजन, ओके, एंड मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। इंडियन सिटीजन जो क्या है? इंडियन क्रू के मेंबर हैं। इंडियन सिटीजन जो कि क्या है? इंडियन क्रू के मेंबर है। यहां से आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि कुछ तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करने वाला है, कुछ तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करने वाला है, क्योंकि इंडियन सिटीजन जो कि इंडियन क्रू का मेंबर है, जो कि मेंबर ऑफ इंडियन क्रू है, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है। अब मेरी बात, नंबर 1 कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट यहां पर हमें टच करना है? हमें यह देखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, वैसे तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हुए, वैसे तो किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हुए क्या होता है? बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। टू बेसिक कंडीशन होती हैं। पर ये इंडियन सिटीजन कुछ ऐसी आइटम है, ये इंडियन सिटीजन कुछ ऐसी बात कर रहा है कि हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, क्या वो रेजिडेंशियल स्टेटस है या नहीं है। अब ये बात मैं आपको लर्न करा रही हूं किस किस केसेस में हमें क्या लर्न करना है। सबसे पहला, अगर कोई पर्सन है इंडियन सिटीजन जो कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब क्या? जिस ईयर का हम उसका टैक्स निकाले हैं, जिस ईयर का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस दिखा रहे हैं, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर फॉर अस? प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। सिंपल सी बात, क्या बोला? ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या कर रहा है? लीव कर रहा है इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर लीव कर रहा है। दूसरी बात आती है ऐसा इंडियन सिटीजन जो क्या है? जो लीव कर रहा है इंडिया कैसे लीव कर रहा है? एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह अगर वो लीव कर रहा है दूसरा बंदा, वो थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो, इंडियन सिटीजन के नाम से आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए? 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन ऐसे हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ स्पेसिफिक तरीके से देखा जाएगा। कौन सा है थर्ड कैटेगरी? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब बात आती है, हु इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो एंड जो विजिट कर रहा है इंडिया, वैसे तो जो बाहर रह रहा है, जिसके जो क्या है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैसे तो ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, बट वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या कर रहा है? इंडिया में विजिट कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या कर रहा है? इंडिया में विजिट कर रहा है। एंड जिसकी इनकम क्या है? कौन सी इनकम? अदर देन फॉरेन सोर्स को छोड़ के उसकी इनकम कितनी है? अप टू 15 lakhs तक इनकम है। अप टू 15 lakhs तक, मतलब इंडियन इनकम उसकी कितनी बनती है? ऑलमोस्ट 15 lakhs तक बनती है। तो सिंपल सी बात, मेरे साथ इधर देखो फटाफट से, क्या क्या आपको लर्न हो जाना चाहिए। इंडियन सिटीजन के नाम से 3 टाइप ऑफ पर्सन आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से पर्सन? ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया लीव कर रहा है, कभी भी लीव करे? नो, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वो इंडिया लीव कर रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकंड पर्सन क्या है? इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया लीव कर रहा है, क्यों लीव कर रहा है? एज ए मेंबर ऑफ इंडियन क्रू वो लीव कर रहा है। तीसरा पर्सन इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है,
इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और जो कि इंडिया की विजिट पे आ रहा है, बाहर रहता है, इंडिया की विजिट पे आ रहा है, एंड जिसकी फॉरेन जो इनकम का सोर्स है अदर देन फॉरेन इनकम का जो सोर्स है वो कितना है, जो उसका सोर्स है वो कितना है अप टू 15 lakhs तक है, अप टू 15 lakhs तक उसका क्या है, इनकम है। तो क्या हमने पढ़ा, 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन पढ़े जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या हमें देखना है। अब बात आती है नॉर्मली क्या होता है और ये 3 इंपॉर्टेंट क्यों है। नॉर्मली क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको इंडिविजुअल एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो आपको वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन का मतलब क्या, ए कंडीशन क्या बोलती है, अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर है, इंडिया में स्टे उसका कितना है 182 डेज और मोर है, या फिर प्रीवियस ईयर में तो वो रहा 60 डेज और उसके इमीडिएटली फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो वो रहा 60 डेज और मोर, एटलीस्ट 60 डेज रहा या फिर 60 डेज और मोर हम लिख सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन होती है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज और मोर रहा है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 4 ईयर देखने हैं, कब से देखने हैं, क्या प्रीवियस ईयर को मिला के 4 ईयर देखने हैं, नो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर के पीछे के डायरेक्ट 4 साल में 365 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। अगर ऐसी बात आ जाती है, दोनों में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाते हो, इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो। रेजिडेंट बन जाते हो। एक बात बताओ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या, एक भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या बन जाओगे, आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। क्वेश्चन हमने कहां से शुरू करा था, इंडियन सिटीजन से। अब इंडियन सिटीजन का क्या लेना देना था, इंडियन सिटीजन के नाम से आपके माइंड में 3 चीजें आनी चाहिए थी। कौन सा, पहला ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि प्रीवियस ईयर में इंडिया लीव करे फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंडियन सिटीजन जो कि लीव करे एज ए मेंबर ऑफ इंडियन क्रूज शिप, तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट जिसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स अप टू 15 lakhs है। तो ये बात आती है कि अगर वो 3 कैटेगरी का पर्सन है तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन नहीं देखनी, ओनली वन ऑफ द वन देखनी है। वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन नहीं देखनी, वन ऑफ द वन देखनी है। सिर्फ पहले वाली बेसिक कंडीशन को चेक करना है, उसको चेक करना है। पहले वाली बेसिक कंडीशन क्या कहती है, 182 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए क्या हो जाता है, उसको क्या देखना है, सिर्फ पहली कंडीशन चेक करनी है। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के लिए हम वन ऑफ द टू भी सेटिस्फाई करेंगे तो रेजिडेंट बन जाओगे। अब बात आती है वैसे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, बट अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा, हमने तो ये बात सुनी थी कि बेसिक कंडीशन के साथ कुछ एडिशनल कंडीशन भी आती है। अब बात आती है एडिशनल कंडीशन का रोल कहां पे आता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी है। हमें पता है कोई पर्सन हमारे घर के पास, एक पर्सन मेरे बिल्कुल घर में ही रहता है, वो हमेशा मेरे घर में पड़ा रहता है, ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक पर्सन है जो मेरे घर में रहता है, ठीक है थोड़ी घर से दूरी पे रहता है, आना जाना अच्छा है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रोज नहीं आता, वो मेरे घर पे रोज नहीं पड़ा रहता है, कभी कभी आता रहता है, मतलब कभी कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। उसके बाद बात आता है नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका मेरे से बहुत बाउंड्री का लेना देना है, जो इंडिया के बाहर जाके रह रहा है, मेरे घर बहुत ही रेयर आता है, बहुत ही मतलब आता ही नहीं ऑलमोस्ट, मेरा सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके साथ, है। तो अब बात आती है रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो हमने देख लिया रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट हमने देख लिया, बट ये रेजिडेंट के 2 हिस्से कैसे किए हुए हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं। हमने क्या पढ़ा,
अगर आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बेसिक कंडीशन अगर नॉर्मल पर्सन है तो वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, नॉर्मल पर्सन है वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, अगर वो तीन मेन पर्सन है तो पहली बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। अब बात आती है एडिशनल कंडीशन क्यों आती है पिक्चर में। एडिशनल कंडीशन पिक्चर में इसलिए आती है कि आपको चेक करना है क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो एडिशनल कंडीशन में आपको, अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में आपको 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए एटलीस्ट रेजिडेंट होना चाहिए। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में आपको 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए एटलीस्ट क्या हो जाना चाहिए, रेजिडेंट हो जाना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए एटलीस्ट आपको क्या हो जाना चाहिए, रेजिडेंट हो जाना चाहिए। दूसरी बेसिक कंडीशन, दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि आपने लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, कि आपने लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में बिताए हो, एटलीस्ट 730 डेज और मोर इंडिया में बिताया हो। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे फटाफट। हमने क्या देखा, जो 3 टाइप के पर्सन है, इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया लीव करे फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंडियन सिटीजन एज ए क्रू मेंबर लीव करे, तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस जिसकी इनकम क्या है अदर देन फॉरेन सोर्स अप टू 15 लाख तक है। अगर वो हैं तो उनको सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है, कौन सी, कि प्रीवियस ईयर में जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं उस साल में वो 182 डेज मोर इंडिया में रहा हो। अगर कोई अदर पर्सन है तो दूसरी कंडीशन भी वो चेक कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और उसके पीछे के 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज और मोर। अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट, एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरी बात आती है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो ठीक है, बट रेजिडेंट का बाइफिकेशन कैसे देखा जाए। रेजिडेंट को आगे बाइफिकेट करने के लिए क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर उसको ऑर्डिनरी बनना है तो 2 एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होंगी। व्हाट इज दिस, कि इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 ईयर्स और मोर, 2 ईयर्स और मोर आप क्या हो, रेजिडेंट हो, या फिर नहीं, दोनों एंड पहली बात तो 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट भी बनना प्लस 730 डेज और मोर रहना है लास्ट 7 ईयर्स में, 730 डेज और मोर रहना है लास्ट 7 ईयर्स में। मेरे साथ एक बार फिर से सिंपल सी बात है, 10 डेज, 10 क्या है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, 10 प्रीवियस ईयर में 2 ईयर्स और मोर में रेजिडेंट होना है, लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर इंडिया में रहना है। अगर ये भी आपकी पूरी हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिंपल सी बात, 3 केस बनते हैं। अगर आपने एक भी बेसिक सेटिस्फाई नहीं करी, एक भी आपने बेसिक सेटिस्फाई नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। अगर आपने बेसिक सेटिस्फाई कर दी तो आप बन गए रेजिडेंट, और बेसिक के साथ साथ एडिशनल भी सेटिस्फाई करी तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर नहीं करी तो नॉट ऑर्डिनरी। अब बात आती है हमें ये ऐसे बाइफिकेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इंडिया में कौन से इनकम टैक्स करना है हमें वो देखना जरूरी है। तो अब मैं आपको फटाफट से एक बार लिख के बताती हूँ। 3 टाइप की इनकम हमारे पास आएगी, एक होगी हमारे पास इंडियन इनकम, एक होगी हमारे पास फॉरेन इनकम, ऐसी फॉरेन इनकम जो कि कंट्रोल्ड हो रही है, जिसका बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या फिर अदर फॉरेन इनकम, अदर फॉरेन इनकम। मेरा आपको पर्पस है रिकॉल करवाना, लर्न करवाना। तो 3 टाइप की इनकम है। एक बात बताओ, एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे आपके घर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप ज्यादा हक जता पाओगे कि नहीं जता पाओगे, बिल्कुल जता पाएंगे। तो उसकी चाहे इंडियन इनकम है, चाहे फॉरेन इनकम है जो कंट्रोल भी इंडिया से हो रही हो, या फिर फॉरेन है वो भी हम कहेंगे तू बाहर का पैसा भी हमें दे, बिकॉज तू हमारे घर में पड़ा हुआ है हर समय, तो बाहर का पैसा भी हम उससे ले लेंगे। तो ऐसा पर्सन जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, उसका सारा पैसा हमारा लेने का हक बनता है, हक बनता है। अब बात यह है, एक ऐसा पर्सन जो हमारे घर रहता है बट फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता है बट कभी कभी वो चला भी जाता है, तो थोड़ा बहुत हम उसको छोड़ सकते हैं ना, थोड़ा बहुत हम कहेंगे ठीक है। जब हक जताने की बारी आएगी इन दोनों में से तो किस पे ज्यादा जमाओगे हक, ऑर्डिनरी वाले पे ज्यादा जमाओगे। नोट ऑर्डिनरी को कहेंगे ठीक है यार कभी कभी वो जाता है, हो सकता है उसके कुछ पर्सनल काम हो, तो हो सकता है। तो ऐसा अगर वो पर्सन है जो आता रहता है बट हमेशा मेरे घर में नहीं पड़ा रहता, तो उसकी इंडियन इनकम पे हम हक जता सकते हैं, बिल्कुल। वो मेरे घर का ही मेंबर है, इंडियन इनकम, इंडियन है, ले लो।
ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल ले लो ले लो, जहां इंडिया का नाम आएगा वहां तो हम आपको अच्छे से ले लेंगे, वहां हम आपकी इनकम अच्छे से ले लेंगे। अब बात आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम आप इसकी नहीं ले पाओगे क्योंकि इतने भी आप इसके क्लोज नहीं हो, थोड़ा बहुत तो इसकी पर्सनल लाइफ है, तो इसको थोड़ा बहुत के लिए छोड़ दो। अब बात आती है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन हुआ? ये ऐसा रेजिडेंट है जिसके साथ आप सिर्फ फॉर्मली कनेक्ट हो, जिसके साथ आप बहुत स्ट्रिक्टली कनेक्ट हो, सिर्फ आप मुद्दे की बात करोगे। सिर्फ मुद्दे की बात हमारे लिए क्या है? इंडिया में टैक्स लेना। मुद्दे की बात क्या है? इंडिया में टैक्स लेना। इंडिया में टैक्स लेना मीन सिर्फ इंडियन इनकम पे ही हम उसकी टैक्स लेंगे, बाकी कोई भी इनकम पे हम उसकी टैक्स नहीं लेने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज लर्न हो गई होगी। रेजिडेंट एंड नॉन, जो हमेशा मेरे घर में पड़ा है उसका सब ले लो, जो कभी कभी आता है थोड़ा उसको स्पेस दो। स्पेस हम उसको कहां देंगे? जहां इंडिया का नाम नहीं आएगा। स्पेस हम उसको कहां देंगे? जहां मेरे घर की बात नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे तो मेरे घर में पड़ा रहता है, बट जहां मेरे घर की बात नहीं है वहां हम उसको छोड़ देंगे। एंड जो नॉन रेजिडेंट, स्ट्रिक्टली उसको वहां लेना है जहां सिर्फ मेरे घर की ही इनकम होगी। मेरे घर मतलब जो इंडिया की ही इनकम होगी, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। ये सब इनकम इस पर्सन के हिसाब से टैक्सेबल हो जाती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? इस पर्सन ने, ये जो पर्सन है इंडियन शिप का पर्सन, उसने क्या करा? पैसेंजर लेके इंडियन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्ट कर रहा था। जब वो इंडियन क्रू का मेंबर है, सेकंड वाली कंडीशन की बात हो रही है, इंडियन क्रू का मेंबर है वो, जब वो जा रहा है, जब वो जाते हैं तो उनको क्या भरना पड़ता है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको भरना पड़ता है, जिसमें क्या मेंशन होगा कि आपकी ज्वाइनिंग डेट कब है शिप की, एंड आपकी साइनिंग ऑफ डेट कब है। ज्वाइनिंग डेट मतलब आप कब जा रहे हो, कब उसको छोड़ रहे हो। अब एक सर्कुलर आया इसका एक सर्कुलर आया जिस पे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट मेंशन है, 29 मई को उसने ज्वाइनिंग करी, और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है? उसने साइन ऑफ करा है। साइन ऑफ उसने कब करा है? साइन ऑफ करा है 19 दिसंबर को। मतलब इसके बीच में तो वो बाहर ही है इंडिया के, बट 29 और 19 को भी इंडिया के बाहर मानेंगे। वाई? हो सकता है मैंने आज फॉरेन शिप, मैंने चेन्नई से पोर्ट पे ज्वाइनिंग की हो, अभी वो मुझे घूम रहा है, इंडिया में घुमा रहा है, आप लोग क्या कहोगे? नहीं, आप इंडिया में घूम रहा हो, इनकम आपकी इंडिया में होनी चाहिए। नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग डेट है उसके बीच का हिस्सा तो मानेंगे ही बाहर, और ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ की डेट को भी इंडिया के बाहर मानेंगे। ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ की डेट को भी इंडिया के बाहर मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस पर्सन की ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ डेट भी इंडिया के बाहर हो जाएगी। इंडिया के क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, उसके बाद he has last 4 previous year preceding the previous year 400 days। वो बता रहा है प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, एडिशनल कुछ बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में कितना रहा? वो 400 डेज रहा, और फॉर ए पीरियड ऑफ 750 डेज इन द लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 सालों में 750 दिन वो इंडिया में रहा है। अब सिंपल सी बात है, ये 4 साल वाली तो बात हमें समझ में आई नहीं, 4 साल वाली तो बात हमें समझ में आई नहीं, बिकॉज जो इंडियन सिटीजन होता है, जो एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडिया को लीव कर रहा है, उसके केस में हमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या होती है? 182 डेज और मोर क्या वो इंडिया में रहा है। 182 डेज और मोर क्या वो इंडिया में रहा है। मैं एक बार कैलकुलेटर खोलती हूँ और फिर हम करते हैं स्टार्ट। 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है। लेट्स, हमारा पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। अप्रैल में देखो, अप्रैल में कितने डेज रहा है? 30 डेज हो गए। मई में कितना हुआ? मई में 29 को उसकी ज्वाइनिंग डेट है, 29 को उसकी ज्वाइनिंग डेट है, चाहे वो इंडिया में घूम रहा हो, 29 को ज्वाइनिंग डेट है। तो हमारे लिए क्या 29 वो इंडिया में है? नो, 29 वो हमारे लिए इंडिया में नहीं है। हमारे लिए इंडिया में वो सिर्फ 28 डेज के लिए है। दिसंबर तक वो बाहर है। कब तक बाहर है? 19 दिसंबर तक वो बाहर है। तो दिसंबर के कितने दिन लेने हैं? क्या 19 काउंट करना है? नहीं, मैं उन्हीं पॉइंट पे आपको स्ट्रेस दे रही हूँ जहां आप गलती करके आते हो। ध्यान देना, 19 दिसंबर को काउंट करना है, नहीं काउंट करना। 19 दिसंबर को हमने काउंट नहीं करना है। 21, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31। तो 12 दिन उसके दिसंबर में इंडिया में बनते हैं, 12 दिन बनते हैं। जनवरी के हो गए 31 डेज, फैब के हो गए 28 डेज, देन मार्च के हो गए 31 डेज। तो देखते हैं फटाफट से,
कितने दिन इसके इंडिया में बनते हैं? इट कम्स आउट टू 160 डेज। एक बात बताओ, इंडियन शिप का पर्सन था, पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो क्या हम सेकंड पे जाएंगे? नहीं, वो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाया, मेन कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाया, रेजिडेंट की ही पूरी नहीं कर पाया, तो क्या बन गया हमारे लिए? नॉन रेजिडेंट। जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बना, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बना, मेरे लिए वो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल है, किसी और इनकम पे हम इससे टैक्स नहीं लेने वाले हैं, किसी और इनकम पे हम इससे टैक्स नहीं लेने वाले हैं, फिर चाहे ये कुछ भी बोलता रहे। उसके बाद इसने हमें क्या दिया? इसने हमें बताया कि ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 7,20,000 एनआरई अकाउंट। ये बात आपको याद कर लेनी है कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो भी पैसा है वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। एनआरई जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो एक्सटर्नल अकाउंट में जो पैसा रखते हैं वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। उसके बाद उसने कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है? उसने बताया है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया था, डिविडेंड डिक्लेयर किया था इंडियन कंपनी ने, एक्स लिमिटेड सॉरी सिंगापुर की कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, द सेम वाज रिसीव्ड बाय हिम इन सिंगापुर। क्या ये इंडियन इनकम है? नहीं, इंडियन इनकम है ये? आप एक बात बताओ, सिंगापुर की कंपनी ने दिया डिविडेंड, सिंगापुर में ही दे दिया, तो इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। एक तो वो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, उसको सिर्फ हम कब पकड़ेंगे? जब इंडियन इनकम की बारी आएगी। उसको हम सिर्फ कब पकड़ेंगे? जब सिर्फ इंडियन इनकम की बारी आएगी। तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज ये डिविडेंड भी फॉरेन है और फॉरेन में ही दिया गया है। दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया। कहां की एग्रीकल्चरल इनकम है? कहां की एग्रीकल्चरल इनकम है? कहां की एग्रीकल्चरल इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम ये है पाकिस्तान की। अब एग्रीकल्चर इनकम देखते ही बच्चों के दिमाग में क्या स्टार्ट हो जाता है? एग्जाम एग्जाम एग्जाम। नो, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट एग्जाम। इंडियन वाली एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम है, बट मिली कहां है? इंडिया में। रिसीव कहां हुई है? इंडिया में। तो इंडियन इनकम का मतलब क्या? इंडियन इनकम का मतलब ये है जो भी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है, जो भी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है, दैट इज एन इंडियन इनकम। तो इस इनकम में क्या बताया? ये चाहे है तो बाहर की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, बट अक्रू और अराइज कहां हुई है? सॉरी, अक्रू और अराइज तो बाहर हुई है, मिली कहां पे है? इंडिया में। तो जो इनकम या तो अक्रू और अराइज इंडिया में हुई है, या फिर इट हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इट हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम बन जाएगी। तो क्या 2,50,000 इंडियन इनकम बनेगी? डेफिनेटली इंडियन इनकम बन जाएगी। उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन चेन्नई। तो सिंपल सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी का कहां से आ रहा है रेंट? रेंट आ रहा है चेन्नई से। चेन्नई तो पड़ता है इंडिया में, तो ये इंडियन इनकम हो गई। अब सबसे बड़ी बात, अब सबसे बड़ी बात, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको बोला हो रेंट रिसीव, ग्रोस रेंट रिसीव की बात हो रही है, रेंट आपको बता दिए 3,60,000 रेंट मिला। तो अब आप सिर्फ इतनी सी बात लर्न के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा इतनी बात अभी लर्न कर लीजिए कि 3,60,000 हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होती है, उसको हमने 30% हमने उसको लेस करना होता है, बिकॉज 30% की हमें मिलती है डिडक्शन, 30% की हमें मिलती है डिडक्शन। रेंट रिसीव बताया इसने 3,60,000 हुआ है, उसने ये नहीं बोला कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये है। अगर वो बोल देता कि कैलकुलेटेड इनकम ये है हाउस प्रॉपर्टी की, हम एज इट इज ले लेते, बट इसने बोला है उसको रेंट इतना मिला है, रेंट जो उसको मिला है उसके बाद 30% उसमें से हमने लेस करना होता है नेट एनुअल वैल्यू के लिए। 30% हमने उसमें से क्या करना होता है? लेस करना होता है। तो अपने कैलकुलेटर उठाइए, 3,30,000 पे 30% निकालिए, 1,08,000, तो कितना बन गया? 2,52,000 इसकी इनकम मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि इंडियन इनकम है, जो कि बन जाएगी इंडियन इनकम है। चलिए उसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन डन है। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस। अरे अरे अरे, ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शशिकांत का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? नॉन रेजिडेंट। क्या है इसका स्टेटस? नॉन रेजिडेंट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आता है,
उसके बाद आता है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत 22-23 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उसकी टोटल इनकम क्या होगी अगर वो 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं करता है। 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं करता है। अब बात आती है 115 बीएससी क्या? 115 बीएससी न्यू स्कीम है, न्यू टैक्स की स्कीम है, न्यू टैक्स की स्कीम है। वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी आपको सिर्फ नॉर्मल स्कीम से चलना है। नॉर्मल स्कीम क्या बोलती है? अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 45 ईयर्स के एज के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं? अप टू 2,50,000 आपकी जो क्या है, इस साइड देखते हैं, अप टू 2,50,000 नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम, कुछ स्कीम की बात नहीं हो रही है। अप टू 2,50,000 आपका टैक्स कितना लगता है? नील लगता है। और 2,50,000 से 5 लाख तक आपका टैक्स कितना लगता है? 5% लगता है। 2,50,000 से अबव और 5 लाख तक आपका टैक्स कितना लगता है? 5% लगता है। और 5 से 10 की जो स्लैब है, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख के बीच में है, उसका स्लैब कितना है? 20%, 20%। और जिसकी स्लैब 10 लाख से ज्यादा है उसका कितना है? 30%। दिस इज द नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम ये बोलती है अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक अपनी इनकम, फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम है 6 लाख, 2.5 लाख तक तो वो कोई टैक्स नहीं है, ओके नील। 2.5 से 5 के बीच में कितनी इनकम लाई करती है? 2.5 लाख। 5 लाख माइनस 2,50,000 कितना हो गया? 2,50,000 इंटू 5%, 12,500, 12,500। उसके बाद 1 लाख और बन गई, 6 लाख इनकम थी, 6 लाख वॉज द इनकम, अप टू 2 लाख नील। नेक्स्ट 2,50,000 हमने कितने निकाले? 12,1500। उसके बाद 1 लाख अभी भी बच गया, 1 लाख पे कितने लग जाएगी? 20%। तो ऐसे हमें एक टैक्स निकालना होता है। दिस इज द नॉर्मल स्कीम। मेरे साथ रिपीट करो, नॉर्मल स्कीम क्या बोलती है? अप टू 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं है, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। 2 to 5 5%, 2 to 5 5%, 5 to 10 20%। सीधा नॉर्मल स्कीम ऐसी है जो धीरे धीरे चलती है, एकदम से ऊपर बढ़ती है। याद करने का तरीका, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो मेहनत करते हैं, पहले तो बहुत स्लो चलते हैं, फिर एकदम से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 2.5 लाख से अप टू 2 लाख तक नील, 2 से 5 लाख तक 5%, फिर एकदम से जैसे ही वो थोड़े से ऊपर पहुंचे, एकदम उनकी मेहनत रंग लाती है, वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स है। और 10 से ऊपर तो हम सबको याद रहता ही है, 30% टैक्स है। दिस इज द नॉर्मल स्कीम। वो कह रहा है वो नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहा है। नॉर्मल स्कीम मतलब हमें कुछ नहीं पता, नॉर्मली चलेंगे। नॉर्मल स्कीम वो फॉलो कर रहा है। नॉर्मल स्कीम में उसकी इनकम कितनी बनती है देखते हैं। इंडियन की इनकम चेक करते हैं, उसकी इंडियन इनकम कितनी है? इंडियन इनकम कितनी है? सबसे पहली बात, उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 2,50,000 इंडियन इनकम थी, बिल्कुल इंडियन इनकम थी, बिकॉज वो इंडिया में रिसीव हुई थी। 2,50,000 प्लस हाउस प्रॉपर्टी से हमने कितने निकाली? हाउस प्रॉपर्टी से हमने कितने निकाले? 2,52,000, 2,52,000 हमने निकाली हाउस प्रॉपर्टी से, और इंडियन इनकम उधर से थी 2,50,000। 5,02,000 शुड बी हिज टोटल इनकम। 5,02,000 उसकी टोटल इनकम होनी चाहिए। क्या आंसर में है? यस, सी इज द ऑप्शन फॉर द सेम। 5,02,000 इज हिज टोटल इनकम। नॉर्मल सी बात वो कर रहा है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है देखते हैं। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है assume for the purpose of answering this question। वो कह रहा है नॉर्मल ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप ये मान लो शशिकांत ने क्या करा है, ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई टू माइनर मैरिड डॉटर। माइनर डॉटर को उसने अपनी इनकम दे दी, माइनर डॉटर को उसने अपनी इनकम दे दी है, और उसकी वाइफ कुछ भी नहीं कमाती। अब ये बात ध्यान रखना, माइनर बच्चे की जो इनकम है, माइनर बच्चे की जो इनकम है वो ईदर ऑफ द पेरेंट्स में, दोनों में से किसी एक पेरेंट में ऐड ऑन हो जाती है जिसकी इनकम ज्यादा हो। तो यहां पर कौन इनकम कमा रहा है? शशिकांत। तो माइनर डॉटर, उसकी खुद की इनकम कितनी है? उसकी खुद की इनकम मान लो 2,50,000 थी, बिल्कुल, जो उसको एग्रीकल्चरल लैंड से रिसीव हो रही है, 2,50,000 उसकी मान लेते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अब उसकी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की अब इनकम किसकी है? उसकी माइनर डॉटर की है। तो माइनर डॉटर की जो इनकम है वो ईदर ऑफ द पेरेंट्स में ऐड हो जाएगी। किस में ऐड हो जाएगी? ईदर ऑफ द पेरेंट्स में
ऐड हो जाएगी। माइनर डॉटर की इनकम किस में ऐड हो जाएगी? ईदर ऑफ द पेरेंट्स में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में ऐड हो जाएगी। तो कितनी 2,52,000 थी? यस, ऐड हो गई। बट ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना, जब भी माइनर बच्चे की इनकम किसी ईदर ऑफ द पेरेंट्स में ऐड होती है तो उसको 1500 की डिडक्शन मिलती है इन द हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी, उसको 1500 की डिडक्शन मिलती है। आप इतना याद रखो। क्या याद रखना है आपने? सिंपल, जो भी क्लबिंग ऑफ इनकम है, जो भी बच्चे की इनकम पेरेंट्स में क्लब हो रही है, उसको 1500 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो कितना? 5,02,000 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और ऊपर से उसको डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 1500 की डिडक्शन मिल जाएगी। 1500 की डिडक्शन के लिए आपको लेस कर दो तो कितना बच गया? 500 उसकी इनकम रह गई। 500 उसकी इनकम रह गई। उसके बाद आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। अब वो कह रहे हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। मिस्टर शशिकांत क्या करना चाह रहे हैं? अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। जब भी आपको ये बात दिखे टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है, जब भी आपको ये बात दिखे कि आपको टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है तो समझ लेना, टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है तो समझ लेना ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। न्यू स्कीम कौन सी? 115 BAC। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा कि किस में आपको टैक्स ज्यादा, किस में आपको कम पड़ता है। नॉर्मल स्कीम का तो टैक्स हमें समझ में आ गया। नॉर्मल स्कीम का तो हमें टैक्स समझ में आ गया। नॉर्मल स्कीम में हमारी इनकम कितनी निकली? 5,02,000 हमारी इनकम निकली है। 5,02,000 हमारी इनकम निकली है नॉर्मल स्कीम में। 5,02,000 हमारी इनकम निकली है नॉर्मल स्कीम में। तो 5,02,000 इनकम में 5,02,000 में हमें कैसे निकालना है? अप टू 2,50,000। अप टू 2,50,000 तो टैक्स क्या था? नील था। और 2,50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना हो गया? 2.5 लाख। 2,50,000 जो बच गया स्लैब, उसका रेट कितना था? 5%। 5% मतलब कितना? 12,500। अब ऊपर की कितनी बच गई 5 लाख से? 5 लाख से ऊपर कितनी आ गई? 2,000। 2,000 पे हम लगा देंगे 20%। 20% मतलब 400। तो ये कितना हो गया? 12,900। ध्यान रखना, जब भी आपको बोला हो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी बताओ, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी बताओ, तो आपने सेस भी ऐड कर देना है। तो आपने 4% का सेस भी ऐड कर देना है। 12,900 इंटू 4% कितना बनता है? 516। 516 प्लस 12,900 ये बनता है 13,416। एक बात और ध्यान रखना, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट वाले पे। तो 13,420 यहां पर हमारा ओल्ड स्कीम में टैक्स बनेगा। ओल्ड स्कीम मैंने आपको लर्न भी करा दी एंड बता भी दिया। अब बात आती है न्यू स्कीम क्या बोलती है। न्यू स्कीम क्या बोलती है? फटाफट से देखते हैं न्यू स्कीम बोलती क्या है। न्यू स्कीम सिंपल सी एक बात बोलती है, अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 टैक्स इज नील। अप टू 2,50,000 टैक्स इज नील। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक टैक्स हो जाएगा 5%। देखो 2.5 लाख से स्लैब बढ़ानी है, 5% से रेट बढ़ाना है। 2.5 लाख से स्लैब बढ़ानी है, 5% से रेट बढ़ाना है, जब तक कि 30% तक ना पहुंच जाए। सेम एज 5 लाख से 7,50,000 तक कितनी होगी? 10%। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख तक होगी कितना? 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक होगी 20%। इससे 15 लाख तक होगी 25%। 25% से 15 लाख से अबव जितनी भी इनकम है हो जाएगी 30%। सिंपल सी बात है। पहले तो 5% के हिसाब से रेट लिख लो जब तक 30 नहीं आ रहा था। 5, 10, 15, 20, 25 था।
30 और रेट लिख लो स्लैब 2.5 लाख तो सबको याद रहती है और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे अपना यहाँ पर हम अपना स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाते जाएंगे। अब बात आती है ये बात आप ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको टीच कर रही हूँ, क्या ये इतना इजी है ये वाली स्लैब में आना? ये वाली स्लैब में आने के लिए क्या बहुत आसान है? आना तो आसान है, बट कुछ आपके टैक्स रेट अगर आपके कम कर दिए गए हैं तो कुछ आपको बेनिफिट्स छीन भी लिए गए हैं। टैक्स रेट आपके कम कर दिए गए हैं तो कुछ बेनिफिट आपके छीन भी लिए गए हैं। टैक्स रेट कम कर दिए तो बेनिफिट छीन भी लिए। कौन से बेनिफिट छीन लिए? क्या सारी स्लैब्स के, क्या सारे जो भी हेड्स हैं सबके बेनिफिट्स हम आप यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सैलरी, ही इज अ पर्सन ऑफ सैलरी, तो सैलरी के मैं आपको लर्न करा देती हूँ कि सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट छीन लिए जाएंगे। सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट आपसे छीन लिए जाएंगे। सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट आपसे छीन लिए जाएंगे। चलो उसके बाद कौन कौन से बेनिफिट छीन ले जाएंगे? सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपसे छीन ली जाएगी। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपसे छीन ली जाएगी। लीव ट्रैवल आपसे छीन लिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीव ट्रैवल, एंटरटेनमेंट। स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीव ट्रैवल, एंटरटेनमेंट। सिंपल सी बात याद करो, तीन आपको नीचे की याद होंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, एक आपको याद होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक होगा प्रोफेशनल टैक्स। ये टैक्स तो हमें याद रहते हैं नीचे वाले, ठीक है। ये तीनों छीन लिए, ये तीनों छीन लिए, तीनों छीन लिए। कौन कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल। ये तो आपसे छीन ही लिया गया है, ये तो आपसे छीन ही लिया गया है। और क्या छीना गया है? और क्या छीना गया है? लीव ट्रेवल छीन लिया। देखो अलाउंसेस को तीन टाइप में बांट दो, लीव ट्रेवल अलाउंसेस, HRA, एंटरटेनमेंट। सॉरी एंटरटेनमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीव ट्रेवल, HRA एंड अदर। लीव ट्रेवल, HRA एंड अदर। तो लीव ट्रेवल भी छीन लिया, HRA भी। क्या अदर सारे छीन लिए गए? वैसे तो सारे छीन लिए गए बट कुछ छोड़ दिए गए। वैसे तो सारे छीन लिए गए बट कुछ छोड़ दिए गए। कौन से छोड़ दिए गए? DTC छोड़ दिए गए। DTC, डी स्क्वायर TC छोड़ दी गई। DTC का मतलब दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो अलाउंस मिलता है वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद T से ट्रैवलिंग छोड़ दिया, C से कन्वेंस छोड़ दिया, D से डेली छोड़ दिया। D से जो दिव्यांग डेली ऑफिस जा रहा है, आप मन में लर्न करो, जो दिव्यांग डेली ऑफिस जा रहा है उसको छोड़ दिया, ट्रैवलिंग छोड़ दिया, कन्वेंस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन होती है, जितना खर्चोगे उतना अलाउंस मिल जाएगा, खर्चोगे तो अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्या लर्न हो जाना चाहिए? सैलरी हेड के अंदर, सैलरी हेड के अंदर कौन कौन सी चीजें आपसे छीन ली गई हैं। सैलरी हेड के अंदर कौन कौन सी चीजें आपसे छीन ली गई हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, पहले तो आप ये याद करो, पहले तो आप ये याद करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन छीन ली, प्रोफेशनल टैक्स छीन लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस छीन लिया, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस, बचे अलाउंसेस को किस में बांटना है? प्रोफेशनल, बचे अलाउंसेस को कितने में बांटना है? लीव ट्रैवल, लीव ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, लीव ट्रैवल, HRA। मेन हमारा सैलरी का मुद्दा HRA, लीव ट्रैवल, HRA, लीव ट्रैवल, HRA एंड अदर। अदर में क्या सारे छीन लिए गए? नो, एक्सेप्ट D स्क्वायर TC। D स्क्वायर TC क्या? जो दिव्यांग डेली ऑफिस जा रहा है, दिव्यांग और डेली वाले छीन लिए गए, ठीक है। T से ट्रैवलिंग, C से कन्वेंस, T से ट्रैवलिंग, C से कन्वेंस, T से ट्रैवलिंग, C से कन्वेंस, ये छीन लिए गए हैं। इनको छोड़ के बाकी सब छीन लिए गए हैं। तो चलिए अब देखें इसकी इनकम कितनी थी? 5 लाख। इसकी इनकम कितनी बन रही थी? 5,02,000। 5,02,000 को इसके हिसाब से निकालो, अप टू 2 लाख। देखो अप टू 2 लाख यहाँ से कितनी हुई? 5%, ये तो 12,500 होगी। 5 लाख से ऊपर कितना जा रहा है? 5 लाख से ऊपर जा रहा है 2,000। 2,000 पे वहां लगा था कितना? 20%। यहाँ कितना लग रहा है? 10%। कितना लग रहा है? 10%, 200। तो 12,500 प्लस 200, 10,500 प्लस 200। देखो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लाई करता है? 2,50,000, बिल्कुल। तो 5%, ये पीछे की तरह सेम है। एक्स्ट्रा कितना बच गया यहाँ पे? 2,000। वहां जो एक्स्ट्रा 2,000 बचा था उसके अंदर कितना लगा था? 20%। यहाँ जो बच गया उसको 10% लगेगा, तो 12,700 हो गया। प्लस 4% उस पर लगा दो, ये बन गया 13,208, मतलब 13,210 रुपए बन जाएगा, हायर राउंड ऑफ करके 13,210 रुपए। वहां कितना बना था? वहां कितना बना था? 13,420, यहां बना है 13,210, 30,210। ऑप्शन में है
चेक करो 13,210. दिस मस्ट बी आर आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड कंसेप्ट लर्न कर लिए होंगे आप लोगों ने. अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है जहां पे नॉट ओनली एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज हम फिनिश कर रहे हैं, नॉट ओनली एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो हम फिनिश कर रहे हैं, बल्कि पूरा कंसेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा. ट्रस्ट मी, फाइनल के स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज केस सिनेरियोज के बेसिस पे एग्जामिनेशन ले हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको मल्टीपल कंसेप्ट एक जगह पे टीच करने को मिल रहा है. चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आई शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विल be having live lectures from 20th onward. मिलते हैं next time. Till then, bye bye. Take care everyone. Share it with your friends as well. Bye everyone.